with which courses and back-to-back school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday skill has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. This policy could add to the literate population of India. इसी के तहत इस गवर्नमेंट ने जो है वापिस जो है मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया। मिड डे मील प्रोग्राम करने का जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो ये था कि जो बच्चे हैं उनको उनका हेल्थ कॉन्शियस रहे, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाए और न केवल प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाए और एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए। अब मिड डे मील्स एक जो प्रोग्राम था वो जो है बच्चों को अट्रैक्ट करने की स्कीम थी कि बच्चे कम से कम खाने के बहाने स्कूल आए और एजुकेशन भी जो है उनको मिले। तो इस तरीके से मिड डे मील स्कीम शुरू की। धीरे धीरे उसमें और ग्रोथ किया गया है। जैसे आज मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो है उसमें जो है आजकल बच्चों को दूध, बिस्किट्स वगैरह भी जो है ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। पहले जो है सिर्फ खाना दिया जाता था, आजकल उनको दूध, बिस्किट, ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। न केवल फूड बल्कि उनको फ्री एजुकेशन, बुक्स, नोटबुक, स्टेशनरी सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि गर्ल्स के लिए स्पेशल बोर्डिंग स्कूल्स डेवलप की है, जैसे कि लास्ट क्लास तुमने पढ़ा था केजीबीबी, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ऐसे गवर्नमेंट के बोर्डिंग स्कूल्स बनाए गए गर्ल्स के लिए, जहाँ गर्ल्स को फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड किया जाता ही है, साथ में उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती है। रोज अलग खाना तो नहीं होता है, लेकिन सब्जी अलग हो जाती है। रोज अलग खाना नहीं होता, सब्जी अलग हो जाती है। किसी दिन दाल, किसी दिन हरी सब्जी, इस तरीके से सब्जियां चेंज होते रहती है। रोज रोटी प्रोवाइड किया जाता है। तू भी जा सकता है, अभी वहां पर आराम से लंच कर सकता है, तेरे लिए भी कोई मनादी नहीं है अनुराग। तू भी जाके वहां पर खाना खा सकता है, एजुकेशन भी ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है। The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2 by 2017-18 to reach the target of 30% by 2020-21, which would be broadly in line with world average. The strategy focuses on increasing access quality, adoption of state-specific curriculum, modification, वोकनाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो प्लान आउट गवर्नमेंट ने की है, धीरे धीरे इस प्लान के तहत जो है एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर साल गवर्नमेंट जो है जो एक टारगेट रखती है कि इस साल अपने को अपना एजुकेशन लेवल कम से कम 15% बढ़ाना है, इस साल अपने को एजुकेशन लेवल कम से कम 20% बढ़ाना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का एक टारगेट होती है और हर साल जो है वो अपने एजुकेशन लेवल को धीरे धीरे जो है वो बढ़ा रही है। और ये एक इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि जो वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन है, उस एजुकेशन जो वर्ल्ड लेवल की जो एजुकेशन या लिटरेसी रेट है, उस वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन या लिटरेसी रेट के साथ में हम compete कर सके या उनके बराबर खड़े हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ऐसे प्लान्स के थ्रू में, ऐसे स्ट्रैटेजीज के थ्रू में जो है निरंतर जो है रेट ऑफ एजुकेशन या लिटरेसी रेट को जो है बढ़ाने की निरंतर कोशिश कर रही है। इसके तहत न केवल एजुकेशन बल्कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स को आईटी एजुकेशन भी दी जा रही है। आईटी एजुकेशन जैसे कि तुम्हारा उनको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि एनकरेज करने के लिए जो बच्चे अच्छे रिजल्ट्स करते हैं या मेरिट लिस्ट पे आते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है फ्री में लैपटॉप देती है, कईयों को साइकिल देती है, किसी को नगद पुरस्कार दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस तरीके बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जिससे जो है एजुकेशन को प्रमोट करें, जिससे जो है लेवल ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। नाउ हेल्थ फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. He will not be able to maximize his output overall, the overall growth of organization.
हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक किसी का हेल्थ पूरा हेल्दी नहीं होगा तब तक वो अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं सकता। किसको चैप्टर का नहीं पता? ये कौन गधा है? ये कौन गधा है जिसको चैप्टर का नहीं पता? चैप्टर कंप्लीट होने आ गया, इसको चैप्टर का नहीं पता? कौन है ये? कौन सा गधा है ये? ध्यान ही नहीं रहता चैप्टर कौन सा चल रहा है। तुमसे ज्यादा तो 8 के बच्चे स्मार्ट हैं। उनको पीडीएफ में भी कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए थे, कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराए थे, उन सब चीजों का ध्यान है उनको। या 9th में आ गए तुमको ध्यान नहीं है? प्रैक्टिस छूट गई है लगता है। प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा वापस है। मेरे को तो लगता है तू ही है। तो हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक इंसान हेल्दी नहीं होगा, उसका हेल्थ जब तक एक प्रॉपर लेवल का हेल्थ मेंटेन नहीं करेगा, तब तक वो अपना 100% एफिशिएंसी जो है नहीं दे सकता किसी भी वर्क में। तो ये हेल्थ फैक्टर बहुत भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंने पहले कहा था कि जिस कंट्री के लोग जितने जो एडुकेटेड होंगे, साथ ही साथ जितने हेल्दी होंगे, वो अपने कंट्री को उतने प्रोग्रेस या डेवलपमेंट की ओर ले जा सकेंगे। तो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री का लोगों का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री है, जापान के बारे में मैंने बताया था कि अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन देखें तो जापान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो जिनके लोग जो है सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। तो उनके लाइफ स्पैन, उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत मेंटेन कर रखा है, बहुत डेवलप कर रखा है। वहां पर जो है डेथ रेट को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, डिसीजेस से फाइट करने की जो कैपेसिटी है मेडिकली, और उन्होंने अपनी इम्यून सिस्टम को थ्रू फूड, वेरियस फूड से उन्होंने जो है अपने इम्यून सिस्टम को बहुत डेवलप किया है। तो वहां के लोग जो है काफी हेल्दी है। Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of population has been the priority of the country. Our national policy to aims at improving the accessibility of healthcare. इसलिए गवर्नमेंट जो है नित्य नए पॉलिसीज प्लान आउट फिगर करती है जिससे जो है लोगों के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए, लोगों की हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। कुछ तो क्या हम लोग भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते। हमारे इंडिया में हम बहुत ज्यादा जंक फूड्स बहुत खाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा तेल मसाला स्पाइसी फूड जो है वो हमको पसंद है। तो कुछ तो क्या है हमारे अंदर भी कमी है कि हम एक प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं जो कर सकते हैं। कई लोग जो है, बहुत सारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब पॉवर्टी लाइन के जो नीचे है उनको प्रॉपर जो है बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाती, जिसके वजह से मेल न्यूट्रिशन होता है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, यानी उनका प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो हो नहीं पाता है क्योंकि उनको प्रॉपर फूड जो है वो अवेल नहीं हो पाती है। अवन family welfare and nutrition with a special focus on the underprivileged segment of the population. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. तो इस तरीके से जो है जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही तीनों ही सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो दो तीनों ही सेक्टर्स ऑफ जो इकोनॉमी है कंट्री की, वो तीनों ही सेक्टर्स को जो है गवर्नमेंट इंप्रूव करने की कोशिश करे ताकि जो है लोगों का जो है बेटर ऑप्शंस मिल सके, बेटर इकोनॉमिक फैसिलिटीज मिल सके, बेटर जॉब ऑप्शंस मिल सके। अब आ जाओ पेज नंबर 24 में।
यहाँ पर दिया हुआ है एक ग्राफ हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड, कि यहाँ बताया जा रहा है कि कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है और कई सारे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है। जैसे कि देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में सिर्फ 381 नंबर जो है वो 381 प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर एजुकेशन सेक्टर को बोलते हैं। तो हमारे पूरे देश में जो है 381 मेडिकल कॉलेज है, इनमें से और 301 डेंटल कॉलेज है। लेकिन एक दुर्भाग्यवश जो है सिर्फ 4 स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनमें मैक्सिमम मोर देन 60% कॉलेजेस जो है वो सिर्फ इन 4 ही स्टेट में अकेले है। इस तरीके से जो है दिखा रहा है कि किस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे कंट्री में। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आता है पेज नंबर 24 में आ जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर, कि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, भी एक बहुत बड़ा इशू है। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कब होती है? जब लोगों को जो है प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। लोगों को जब प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है तो वहां पर जो है प्राइमरी लोगों को उनके एजुकेशन के हिसाब से जब जॉब नहीं मिल पाती है तो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है यानी खेतीबाड़ी, सेकेंडरी सेक्टर होता है तुम्हारा प्रोसेसिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज, और टर्शियरी सेक्टर होता है ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर यानी वाहन। ये 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। G2 and C2 are too small to be counted in the workforce population. Neither G2, C2 or Sheila can be counted as unemployed. The workforce population includes people from 15 years to 59 years. Sakal brothers and sisters do not fall within this age group, so they cannot be unemployed. Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside a domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Sakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment. अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे किसान है, वो किसान का काम क्या है कि वो खेतीबाड़ी करता है। अब गर्मियों के सीजन में 2-3 महीने बारिश नहीं होती है या अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से जो है तुम्हारा वो किसान 2-3 महीने बेकार बैठा रहता है। वो जो 2-3 महीने वो ठाला बैठा रहता है उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उस समय 2-3 महीने बारिश ना होने की वजह से या अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटी ना होने की वजह से जो 2-3 महीने वो ठाले बैठा रहता है, इस टाइप ऑफ सिचुएशन को कहते हैं सीजनल या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अर्बन एरियाज में ज्यादातर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार। कि अर्बन सेक्टर्स में हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है वो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाती। फिशिंग ऑक्यूपेशन किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब हम आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done.
certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. तो मैंने पहले ही बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि बुआई के सीजन में किसान के पास बिल्कुल काम होता है, कटाई के सीजन में काम होता है, उसके बाद वो जो है बीज का जो सीजन होता है वो उसमें जो है उनको संभालना करना, तो खेतों में कई प्रकार के काम होते हैं। लेकिन गर्मी के जो 2-3 महीने होते हैं उस समय में उनके पास कोई खास काम नहीं होता है, तो इस वजह से जो है वो 2-3 महीने जो बेकार रहते हैं। इस टाइप ऑफ जो ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। In case of disguised unemployment, people appears to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the other. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and 3 extra people are disguised unemployed. अब disguised employment क्या होता है? Disguised unemployment को जो है हम hidden unemployment भी कहते हैं। hidden unemployment क्या होता है? अब जैसे किसान होता है, वो किसान अपने खेत में सारा काम खुद कर लेता है, फ्री टाइम में उसके बच्चे चले जाते हैं, लुगाई चली जाती है, कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं जिसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा मान लो कोई एक काम है जहां पर 3 लोगों का काम है, लेकिन अब 2 लोग खाली बैठे हैं तो वो भी 3 लोगों के साथ में काम कर रहे हैं जबकि उनकी जरूरत नहीं है। जो 3 लोगों के काम में 5 लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लोग जो जबरदस्ती के एंगेज हैं, उन दोनों का जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो होगा तुम्हारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ओके, ये नया किंग कौन आ गया? ये किंग कौन आ गया? इसको स्पेशल डाउट क्लास दूंगा। तो स्पेशल एक डाउट क्लास देना पड़ेगा। हाँ देव, सही बात है, इसकी प्रैक्टिस छूट गई है, बहुत दिन हो गए, इसको एक स्पेशल डाउट क्लास देना पड़ेगा। आजकल मेरे पास नई टेक्नोलॉजी भी है, साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। कितना ही पीटो हो कूटो, सॉरी कितना ही डाउट क्लियर कराओ, बाहर तक कोई आवाज नहीं आएगी। एडिक्वेट, एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, एनफ। ठीक है, अब आते हैं। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon. Many youth with matriculation, graduation, and post-graduation degrees are not able to find jobs. Studies showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. Urban sectors में हम देखते हैं educated unemployment, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो ग्रेजुएट हैं, मैट्रिकुलेट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और उनको जॉब नहीं मिल पाती। जॉब नहीं मिल पाती का मतलब ये होता है कि ये ज्यादा देखा गया मैट्रिकुलेट्स तो फिर भी छोटा मोटा कोई जॉब करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती। ये लोग जो है जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। A paradoxical manpower situation is witnessed that surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified persons
on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth. टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन भी हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन को भी जॉब नहीं मिल पाता। जैसे इंजीनियर्स बहुत इंजीनियर्स हैं जो बेकार घूम रहे हैं, इंजीनियर्स के लिए आज प्रॉपर जॉब नहीं है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि टेक्निकली स्किल्ड यानी मशीनों पे काम करने वाले, ऐसे में मशीनरी ट्रेंड लेबर्स जो है या आईटीआई वाले बंदे जो है, ट्रेंड बढ़िया आईटीआई लेबर्स जो है वो कम मिलते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके की जो है वो डिफरेंशिएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। बेकारी होगी तो जो व्यक्ति कुछ अपना बेटरमेंट कर सकता है, कुछ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, कुछ अपने डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सकता है, ये सारी चीजें जो है वो वेस्टेज हो जाती है। People who are an asset for the economy turn into a liability. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a social waste. इस तरीके से जो है समाज में एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये पढ़े लिखे यूथ जब इनको प्रॉपर जॉब नहीं होता है, ये कुछ कर नहीं पाते, तो ये फिर देश के लिए, फैमिली और समाज के लिए बोझ की तरह हो जाते हैं। जब इनके पास में खुद की अर्निंग नहीं होती तो ये बोझ की तरह हो जाते हैं। ये अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, अपने परिवार की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते। इस तरीके से जो है ये एक समाज के लिए और कंट्री के लिए वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कई बार वो लोग खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके का जो है वो इश्यूज होती हैं। तो इसीलिए जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एम्प्लॉयमेंट से डील यानी अनएम्प्लॉयमेंट वाले प्रॉब्लम जो है वो देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको डील करना जरूरी है। Unemployment tends to increase economic overload. The dependence of the unemployed on the working population increases. The quality of life of an individual as well as society is adversely affected. When a family has to give on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो, जब कोई देश के लोग पढ़े लिखे, हेल्थी और बेटर एम्प्लॉयड होते हैं तो वो देश का डेवलपमेंट करते हैं। जब किसी देश के पढ़ा लिखा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेकार घूमता है, बेकार होता है, तो उसको वो समाज के लिए, देश के लिए बोझ बन जाता है। पैराडॉक्सिकल का मतलब एक अलग मानसिकता। लोग जो है जैसे अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो लोग बेकार होते हैं, समाज भी उनको एक दूसरे नजरों से देखने लगता है। उनको फिर एक समाज में भी वो सम्मान नहीं मिला, अरे यार ये बेकार लड़का है, कुछ नहीं करता। तो समाज भी जो है उसको एक अलग नजरिए से देखने लगता है, उसको दुत्कारने लगता है। तो इस तरीके से ऐसे लोग जो है वो एक तरीके के मेंटल प्रेशर में भी आ जाता है। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of economy. Detrimental मतलब deteriorating, हानिकारक। विलिंग का मतलब इच्छा होना। टेक्निकल इशू हो गया था। एनीवे, hence unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. तो अगर किसी देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जो है इकोनॉमी जो है वो गिर रही है। विलिंग का मतलब होता है इच्छा। If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. अगर लोगों का टैलेंट का प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ होने की बजाय उसकी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे गिरने लगेगी। In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed.
They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in activity irrespective of earning. Their earning keeps them on bare subsistence level. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या उतनी ज्यादा नहीं है. उसका रीजन ये है कि इंडिया में जो है अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है देख लेते हैं. अभी कोई गरीब घर का है तो वो कितना दिन आइडल बैठ सकता है. तो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गरीब घर से बिलोंग करता है और उसको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, तो वो कुछ छोटा मोटा धंधा करके अपना गुजर बसर करने लगता है. हालांकि वो उसमें उतना कमा नहीं पाता जितना उसको कमाना चाहिए, लेकिन वो अपना जीविका निकाल लेता है. जैसे हम ऐसे हजारों देखते हैं लड़के सड़क पर, कोई समोसा कचौरी बेच रहा है, कोई नाश्ता बेच रहा है, कोई पोहे बेच रहा है, कोई नमकीन बेच रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई मास्क बेच रहा है. कुछ ऐसे लोग जो है छोटे मोटे धंधे करके, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई चाय की टपरी लगा के बैठा है. तो जिनके पास जॉब्स नहीं है वो अपने अपने तरीके से छोटे मोटे काम करके भी अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं. इस तरीके से जो है वो अपना सर्वाइवल कर रहे हैं. परसुएटिंग का मतलब होता है कोशिश करना, जारी रहना, एक प्रोसेस में रहना. सब्सिस्टेंस का मीनिंग होता है किसी तरीके से अपना जो है सर्वाइवल. Moreover, the unemployment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field, even though not everybody is really needed. So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. This concept of sharing of work in the field, the produce race, reduces the hardships of unemployment in the rural sector. But this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. रूरल सेक्टर में ये देखा गया है कि अगर खेती बाड़ी है तो हर कोई जो है फैमिली का हर एक मेंबर जो है वो खेती बाड़ी में लग जाता है, और जो भी उसमें से थोड़ा बहुत अनाज होता है उसमें से सब कोई अपना गुजर बसर करते हैं. तो इस तरीके से, हालांकि इस तरीके से सारे के सारे खेत में काम करने से उनकी गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन एक थाले बैठने से अच्छा है कि जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें वो जो कर सकते हैं उसमें वो लग जाते हैं. ज्यादातर जो यंगस्टर्स है रूरल एरिया से वो अर्बन एरियाज को पलायन माइग्रेट कर जाते हैं जॉब्स की तलाश में. तुम देखते हो कि सुबह बहुत चौकटी में आते हैं, गांव गांव से भर भर के लेबर आते हैं जो मैनुअल या लेबर वर्क करते हैं. इनमें वो लेबर्स होते हैं या वो लोग होते हैं जो लोग एजुकेटेड नहीं होते, वो मैनुअल लेबर की तलाश में, बैलदारी या और भी कोई छोटे मोटे के काम की तलाश में शहरों में आ जाते हैं. और जो पढ़े लिखे हैं वो देखते हो प्राइवेट किसी दुकान में काम करना, कोई मॉल्स में काम करना, कोई सिक्योरिटी गार्ड में काम करना. इस तरीके से जो है छोटे मोटे जॉब की तलाश में वो सिटी में आ जाते हैं ताकि किसी तरीके से जो वो अपना सर्वाइवल कर सके और अपने और अपनी फैमिली का खर्च किसी तरीके से चला सके. Let us discuss about the unemployment scenario in three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of discussed unemployment discussed earlier. देखो, सबसे ज्यादा जो मेन सेक्शन ऑफ लोग है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं. आज भी हमारी कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है लोगों के पास उतनी खेती नहीं रही, या जो आजकल के पढ़े लिखे यूथ है वो खेती बाड़ी छोड़कर जो है शहरों में जॉब की तलाश में आ रहे हैं. तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट या लेबर इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either secondary or tertiary sector. Secondary sector का मतलब फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या फिर tertiary sector ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं. In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. तो इस तरीके से जो है कोई जो ज्यादा छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है इनमें लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है,
क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में तो हैवी मशीनरीज होती हैं, तो उसमें ज्यादातर काम मशीनों से होता है। लेकिन जो छोटे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें जो है उसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कास्ट का तो नहीं पता, रिलीजियन हिंदुइज्म है। तो इस तरीके से जो है वो लोग काम करते हैं। टर्शियरी सेक्टर में आजकल देख रहे हो कितने ही यूथ हैं जो फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, बीपीओस में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस में काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं, ओला उबर। तो इस तरीके से जो है वो टर्शियरी सेक्टर में एंगेज हो रहे हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में नोटबुक लेकर बैठोगे वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे को। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा थर्सडे को है ना, थर्सडे को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।